हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसमें हम लोगों ने बात करी है सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में दो फॉर्म हमने देखे, एक लाइकेन है और एक माइकोराइजा है। लाइकेन एक्चुअली क्या होते हैं? लाइकेन अपने आप में कोई प्लांट नहीं है, बल्कि ये फंजाई और प्लांट से मिलकर बना हुआ एक समूह है। और यही वो वजह है कि लाइकेन को आर.एच. व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया था। तो ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। यहाँ पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कहा जाता है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, उस भोजन को स्वयं खाता है प्लस अपने पार्टनर फंगस को भी प्रोवाइड करता है, और फंगस बदले में शैवाल की सुरक्षा करता है और जल और मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी सहायक होता है। तो ये हुआ। ऐसे ही कहा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा को देखो, यहाँ हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। माइकोराइजा फंगस की स्टडी के बाद में पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, जिसमें हम एंडोमाइकोराइजा की बात करेंगे, एक्सोमाइकोराइजा की बात करेंगे। माइकोराइजा की स्टडी आपके 11th और 12th में 5 टाइम कराई गई है। तो मैं चाहूँगा कि वो सारी स्टडी आपकी एक जगह आ जाए, जिससे कि आप सही मायने में माइकोराइजा को समझ पाओ। ठीक है। माइकोराइजा कहा जाता है कि फंगस, माइसीलियम और हायर प्लांट की रूट्स इसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहती हैं। खासतौर से पाइनस का जिक्र किया गया है। पाइनस के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि सीड्स ऑफ पाइनस मे नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। पाइनस के बीज माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना अंकुरित नहीं हो सकते, जर्मिनेट नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना। कवकों में प्रजनन, कवकों में प्रजनन, क्लियर। कवकों में तीनों प्रकार से प्रजनन पाया जाता है। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये कायिक प्रजनन कितने प्रकार से है? तो ये है 3 प्रकार से। एक है फ्रैगमेंटेशन, क्लियर। दूसरा है बडिंग, सेकेंड इज बडिंग, एंड थर्ड इज बाइनरी फिजन, बडिंग, बाइनरी फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन। ये 3 प्रकार हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी गई है यहाँ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से? ये भी 3 तरीके से ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहला इसमें है जूस्पोर फॉर्मेशन, मीन्स प्लेनोस्पोर, जूस्पोर, इसे हम प्लेनोस्पोर भी कहते हैं, प्लेनोस्पोर। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोर, ठीक है। ये हैं अचल, एंडोजीनस, इसे हम ए प्लेनोस्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्लेनोस्पोर।
अब तीसरा इसमें बताया गया है थ्रू द कॉनिडिया। ये एनसीईआरटी की शब्दावली है। देखो कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ये 3 ही क्यों बताए, 4 क्यों नहीं बताए। तो एक्चुअली बात ये है कि एनसीईआरटी आपको क्या डायरेक्शन दे रही है उस हिसाब से बताएंगे। जैसे एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास, बोला कि बैक्टीरिया की तो शेप और भी प्रकार की होती हैं, सर ने 4 ही बताई हैं। तो अब आप देखो एनसीईआरटी क्लियर कट कहती है कि आकृति के आधार पर जीवाणुओं को 4 प्रकारों में बांटा गया है, कोकस, बेसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। अब मैं एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई जीवाणु की आकृति के आधार पर वो कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या करोगे, तो 4 ही प्रकार तो लगाओ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है ना। ये बात अलग है कि बैक्टीरियाओं के अलग शेप भी होते हैं, स्टॉक्ड बैक्टीरिया होता है, बडेड बैक्टीरिया होता है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है। तो इस हिसाब से तो 7 हो गए। अगर अपन 7 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को समझा कर। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे ऑइडिया फॉर्मेशन है, क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन है, इससे भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन 3 का ही डिस्क्रिप्शन दिया है। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, लैंगिक जनन। अब ये क्या होते हैं, अलग अलग स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। अलग अलग क्लास, वर्ग में अलग अलग बीजाणु बनते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे, जैसे oospore फॉर्मेशन, oospore फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक है जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। अब एनसीईआरटी ने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की है, यहाँ बड़े ध्यान से समझने की जब बात है। एनसीईआरटी ने लिखते समय तो oospore का जिक्र किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो 3 डायग्राम आपको दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें जो पहला डायग्राम है उसमें आप ध्यान से देखो, जाल जैसा दिखाई देगा और आपको वहाँ पर एक छोटे छोटे ब्लैकिश स्ट्रक्चर दिखाई देंगे काले रंग के, वो एक्चुअली जाइगोस्पोर है। तो होता ये है कि फाइकोमाइसिटीज की 2 क्लास होती हैं, सब क्लास, oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। तो oomaइसिटीज में oospore बनते हैं और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनते हैं, और ये दोनों ही कहाँ बनेंगे, फाइकोमाइसिटीज। कहाँ बनेंगे, फाइकोमाइसिटीज में ये बनते हैं। क्लियर। अब आपका यहाँ पर ये 2 स्पोर हो गए। तीसरा स्पोर हम मानेंगे कहाँ, एस्कोस्पोर आपका कहाँ बनने जा रहा है, ये बनेगा एस्कोमाइसिटीज में इसका फॉर्मेशन होना है। अब है 4th, ये है बेसिडियोस्पोर। ये किस में बनने जा रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। ये बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंस नहीं होता। तो हम यहीं पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
absent in deuteromycetes. ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंस नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो ये टेबल आपको बड़े काम की है। ये सारे शब्द ये ज़रूर यहाँ पर oospore दिया है, ज़ाइगोस्पोर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से इसको बताया है और ये सही भी है क्योंकि डायग्राम इसका है, लिखा ये है। तो ये मेरे सब NCERT बेस्ड आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हमें फोकस सबसे ज़्यादा इन्हीं पर करना है। आपको जितना भी मेहनत करना है, जितनी भी पढ़ाई करनी है, इन पर करो। कई स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि वो मेन ट्रैक पर न जाते हुए अदर ट्रैक को पकड़ लेते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ नहीं, PMT का ट्रेंड बदल चुका है। हमें बहुत नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है NCERT बेस्ड पढ़ना है और उसे 100% पढ़ना है। बस यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का, ठीक है। अब हम चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एक एक की डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज काइक प्रजनन। काइक प्रजनन, ठीक है, ये काइक प्रजनन। तो काइक का मतलब क्या होता है? कवकों का कोई भी एक भाग, कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट जब सेपरेट हो और वो नए कवक का निर्माण कर सके तो जाहिर सी बात है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब वो क्या हो सकता है? सबसे पहला होगा क्या? विखंडन। विखंडन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें क्या है? तंतुमय कवक। तंतुमय कवक टुकड़ों में बंटकर नए कवक का निर्माण करता है। है। इसमें कौन कौन रखे जाएंगे? देखो, इसकी चर्चा अपन वहाँ भी कर चुके हैं। व्हाट आर लिविंग, जीवन क्या है? जीवन क्या है उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ पर लिखा था तंतुमय शैवाल, तंतुमय कवक और प्रोटोनिमा। ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के नाम पर हम लिख सकते हैं पेनिसिलियम एस्परजिलस। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है आपका क्या? बडिंग, मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन से मतलब है बडिंग। बडिंग खास तौर से पाया जाता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में उपस्थित। ईस्ट में उपस्थित, क्लियर? ये ईस्ट में पाया जाता है। अब ईस्ट में ये होता कैसे? तो ईस्ट में ये कुछ इस तरीके से होता है कि ये है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का ईस्ट है। अब इसी ईस्ट का एक साइड में कुछ इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल डिफरेंशिएट होता है, इसे कहते हैं बड, ठीक है। और ये सेपरेट होके अलग न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी तेज़ी से डिवाइड होती है और ये ईस्ट में ही पाया जाता है। अब इसके बाद में है तीसरा, वो है बाइनरी फिशन, द्विविखंडन। द्विविखंडन,
विखंडन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। इसमें क्या होगा, एक जो कवक है, ये जो कवक है ये अनुकूल परिस्थितियों में दो भागों में बंटता है। यहाँ बड़ी खास बात, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय है, यह अनुकूल परिस्थितियां होने पर, अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण होने पर प्रत्येक 90 मिनट्स में, 90 मिनट में विभाजित होता है, में विभाजित होता है। इज दैट क्लियर? ये एनसीईआरटी में लिखा भी है। जो सेल डिवीज़न वाला हिस्सा है वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई है और वहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ ईस्ट डिवाइड। तो ईस्ट में 90 मिनट में डिवीज़न हो जाता है, बैक्टीरिया इसी प्रोसेस के ज़रिए 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, बाइनरी फिजन कुछ भी नहीं है। जस्ट आप समझ लें कि ये इसका न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज ईस्ट, और ये बाइनरी फिजन करेगा और दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड हो चुका है, इसीलिए मैंने सब एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये ईस्ट, तो ये बाइनरी फिजन कहलाता है, बाइनरी फिजन। इज दैट क्लियर? बाइनरी फिजन। तो ये दो भागों में बढ़ गया और इस तरीके से यहाँ पर ये वर्कआउट होता है। अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा कवकों का अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर? इसमें हम पहला लेंगे, सबसे पहले जूस्पोर, प्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। तो जूस्पोर निर्माण, ठीक है, ये है जूस्पोर, चल बीजाणु निर्माण, फॉर्मेशन। तो इसके लिए कुछ खास बात याद रखना। ये पाया जाता है, यह है फाइटोपथोरा, फाइटोपथोरा सेप्रोलेग्निया,
सेप्रोलेग्निया में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे बीजाणु बन जाते हैं, कोई बाइफ्लैजिलेटेड, कहीं सिंगल फ्लैजिलेटेड, ऐसे। तो ये जूस्पोर है ना, और ये नए प्लांट को बना सकता है। तो दिस इज़ ये जूस्पोर है ना, जूस्पोर, और ये न्यू प्लांट को बना सकते हैं। सिंपली माइटोटिक डिवीजन से जूस्पोरेंजियम में जनरेट होंगे और फिर इनसे नए ऑर्गेनिज्म सिमिलर फॉर्म में बन जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये कहानी है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा इस पर कोई चर्चा की नहीं है। और ये मेंबर किसके हैं? दे आर मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। याद करो, फाइकोमाइसिटीज के ही सदस्य पानी में पाए जाते हैं और ये चल बीजाणु की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हम आपको ले चलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर में। कहाँ? जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। स्पोरेंजियोस्पोर। कवक होते कैसे? कवक होते हैं गैमीटोफाइट, है ना, कवक गैमीटोफाइट होते हैं, मैन बॉडी इनकी गैमीटोफाइट फॉर्म में होती है और इस वजह से इनमें अलैंगिक जनन के दौरान माइटोसिस से जो चीज़ बनेगी वो भी एसेक्सुअल मतलब गैमीटोफाइट ही होगी, वो भी हैप्लॉइड फॉर्म में ही होगी। ओके, ऐसे। अब इसमें हम नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है स्पोरेंजियोस्पोर। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जा रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्लियर? एप्लेनोस्पोर भी बोले जाते हैं। क्या? एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, अब ये एंडोजीनस फॉर्म में होते हैं। पहले आप समझ लें कि बनते कैसे। जैसे यहाँ है, ये है माइसीलियम। इज़ दैट क्लियर? अब ये जब मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा, ये कहाँ बनेंगे? यह है म्यूकर तथा राइजोपस में बीजाणु धानी स्पोरेंजियम में समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा गोल अंडाकार रूप में एंडोजीनस अंतःजात या अंतर्जात रूप में निर्मित होते हैं। ठीक है, अंदर बनते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। तो ये म्यूकर है, सपोज क्या है, दिस इज म्यूकर। ठीक है,
माइसीलियम। अब इसमें एक माइसीलियम आएगा और इस तरीके से यहाँ पर एक स्पोरेंजियम को जनरेट करेगा। क्लियर? ऐसे इस तरीके से, और ये है स्पोरेंजियम। इसमें एक ख़ास बात होती है, इसमें यहाँ एक कॉल्यूमेला बनता है, इसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं। ठीक है, इसमें बनेंगे ये स्पोर्स। क्या बनेंगे? ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये है ना। तो ये एक माइसीलियम पर ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। तो ये कौन है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक है। दे आर स्पोर्स। क्या है ये? स्पोर्स, स्पोर है। कैसे हैं? हैप्लॉइड। और ये कौन है? कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला, ये कौन है? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि इस पर स्पोरेंजियम व्यवस्थित है। इसे बीजाणुधानी धर भी हिंदी में कह सकते हैं। बीजाणुधानी धर, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ये आगे चल के ब्लास्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये इसका कॉल्यूमेला ऐसे बच जाएगा। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये इस तरीके से इसके स्पोर्स अब डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गए, लाइक दिस। ठीक है। अब ये जब स्पोर्स वापस आएंगे तो इनमें क्या होगा? जर्मिनेशन। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। और इनसे क्या बन जाएगा? दोबारा से ये एक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इसीलिए हम इन्हें ये जो स्पोर है ना, इन्हीं को हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या है ये? दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यही है स्पोरेंजियोस्पोर। ये ऐसे बाहर निकलेंगे और फिर से एक नए म्यूकर या राइजोपस को जनरेट कर देंगे। ये अंतःजात होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं परिपक्व, परिपक्व कवक तंतु, कवक तंतु बीजाणुधानी, बीजाणुधानी स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी में अचल बीजाणु निर्मित करते जो अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर? ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं बात है। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स इस तरीके से न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे। अगली कहानी है इसकी कॉनिडिया की। किसकी है? कॉनिडिया। आपने बना लिया होगा। ओके,
हाँ, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉनिडिया। अब तीसरा सेगमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉनिडिया। ठीक है, इसमें कॉनिडिया की बात होगी। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। कॉनिडिया थर्ड, कॉनिडिया निर्माण, कॉनिडिया फॉर्मेशन। क्लियर? कॉनिडिया निर्माण ये क्या होता है? तो कहा जाता है ये एक्सोजीनस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आप सबसे पहले कॉनिडिया को देख लो, फिर आपको कहानी समझ में आएगी। तो सपोज दिस इज कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से इन पर ऐसे लगते हैं ये कॉनिडिया, एक्सोजीनस फॉर्म में बनते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एयर करंट हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं। कैसे? थ्रू द एयर करंट, है ना, एयर करंट, वायु वेग बोलते हैं, है ना। ये कहलाते हैं स्टेरिगमेटा। क्या कहलाता है? स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा जिस पर कॉनिडिया अरेंज होते हैं, और ये कहलाता है कॉनिडियोफोर। ठीक है, जिस पर कॉनिडियम अरेंज्ड होते हैं। अब ये तो हो गए कौन? पेनिसिलियम। कॉनिडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑफ पेनिसिलियम लियम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम भी कह सकते हो। अब कॉनिडिया आपको किसके देखना है? ये है कॉनिडिया एस्परजिलस। ऐसे कुछ इस तरीके से यूनिसेलुलर फॉर्म होगा। क्लियर? अब इन पे यहाँ लगते हैं कॉनिडिया। अगर आप एस्परजिलस के ध्यान से देखोगे तो आपको कॉनिडिया नज़र आ जाएंगे। ये एक्रोपेटल फॉर्म में लगते हैं, ऐसे बड़े साइज के अपर साइड में और स्मॉल लोअर साइड में, ऐसे। और दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉनिडिया। ठीक है, कैसे हैं? नॉन मोटाइल, एक्सोजीनस, अचल, बहिर्जात, बहिर्जात, एक्सोजीनस बोलते हैं, ऐसे एक्सोजीनस। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे थे? एंडोजीनस। ये कैसे? एक्सोजीनस। और ये कॉनिडिया किसके हैं? एस्परजिलस। एस्परजिलस।
एस्परजिलस किसका सदस्य है? पेनिसिलियम। क्लियर। अब हमें एक कॉनिडिया और समझना है और वो है कॉनिडिया ऑफ व्हाट? कॉनिडिया ऑफ अल्टरनेरिया। तो हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ तक हम आ चुके हैं कॉनिडिया तक। क्लियर। और ये आपने बना लिया है। हम कॉनिडिया पढ़ रहे हैं। ये हैं अल्टरनेरिया के कॉनिडिया। कैसे होते हैं? कुछ ऐसे। ऐसे। और ये होते हैं मल्टी शेलर। ऐसे, लाइक दिस। इन्हें हम मल्टी शेलर मानते हैं ना। तो ये है कॉनिडिया। कॉनिडिया बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। और ये कौन है? कॉनिडियोफोर। और ये है फिलामेंट ऑफ माइसीलियम ऑफ या हाइफी ऑफ अल्टरनेरिया। हाइफी ऑफ अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया। ठीक है। अल्टरनेरिया का ये कॉनिडिया मल्टीशेलर। और यहाँ ये कैसे हैं? यूनिशेलर। कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर। एक कोश की फॉर्म में एक्सोजीनस है। यूनिशेलर एक कोशिकीय। ठीक है। और ये क्या होता है? बाहर की तरफ से ही बनता है। ऐसे बनते चले जाएंगे। और इसमें भी एस्टेरिगमेटा होता है। ऐसे क्या? ये पॉइंट एस्टेरिगमेटा कहलाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो कह सकते हैं क्या कॉनिडिया के लिए? यह है कॉनिडिया के रूप में क्या कहोगे? यह है अचल, गोल, अंडाकार, बहिर्जात, छोटे, छोटी संरचना के रूप में है। संरचना के रूप में है। ठीक है। यह एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। एस्कोमाइसिटीज के सदस्य किसमें पाए जाएंगे? पेनिसिलियम, एस्परजिलस, तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य। ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है।
अल्टरनेरिया में पाए जाएंगे, इधर ये। अच्छा, बेसिडोमाइसिटीज के लिए कुछ चीज़ें याद रखना। बेसिडियो माइसिटीज के सदस्यों में अलैंगिक बीजाणु अलैंगिक प्रजनन ही अनुपस्थित है। अलैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है। अब जब अलैंगिक प्रजनन ही अनुपस्थित है तो ना तो कोई बीजाणु पाया जाएगा, ना वहाँ कॉनिडिया पाए जाएंगे। ठीक है। और कॉनिडिया आपको दो ही क्लास के मेंबर में मिलते हैं, एक ड्यूटेरोमाइसिटीज और एक एस्कोमाइसिटीज। और आप समझ सकते हो कि जो आपके सदस्य थे कौन से, फाइकोमाइसिटीज, उसमें तो स्पोरेंजियोस्पोर बने जो उसके अंदर आपने देखे, मीन्स स्पोरेंजियम के अंदर थे वो। क्लियर। तो ये सारी कहानी याद रखना और आप इसे बना भी लेना। क्लियर। ऐसे तो ये ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कप्पों में, अब हम आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसके आधार पर भी कवकों को वर्गीकृत किया जाता है ना। तो कह सकते हैं इनमें विशिष्ट बीजाणु निर्मित होते हैं। विशिष्ट बीजाणु निर्मित होते हैं ठीक है, जिसके आधार पर कवकों को बांटा जाता है। ठीक है। कवकों के
लैंगिक प्रजनन में निम्न पद स्टेप्स सम्मिलित किए जाते होते हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, 3 पद है। निम्न 3 पद है, यहाँ याद रखना है, इंसर्ट लिख रखा है। पद सम्मिलित है। अब वो पहला क्या है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, इसे जीव द्रव्य संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य संयुग्मन। इसमें 2 युग्मकों का, 2 युग्मक अथवा कोशिका का जीव द्रव्य आपस में मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, केंद्रक संयुग्मन। केंद्रक संयुग्मन। ठीक है। अब केंद्रक संयुग्मन में क्या होगा? इसमें दोनों कोशिका या युग्मक है ना, कि युग्मक निषेचित होकर क्या करेंगे? ट्वेन युग्मनज ज़ायगोट में बदलते हैं। बात ठीक? बदलते हैं। अब तीसरा स्टेप है इसका, मियोसिस। मियोसिस, अवनत विभाजन। मियोसिस, कवक थैलोफाइटा के सदस्य हैं। थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं। इनमें युग्मनज सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन कर
विभाजन कर अगुणित स्पोर्स निर्मित करता है जिससे फिर क्या होगा, जिससे फिर ये ग्लूकोज अवस्था बन जाएगी और वो फिर फाइनली आगे की तरह प्रोसेस बढ़ेगी। तो ये 3 स्टेप होते हैं और ये 3 स्टेप एक्चुअली फाइकोमाइसिटीज में तो ये कंटिन्यू मिल जाएंगे आपको, लेकिन एस्कोर बेसिडियो में ऐसा नहीं होता। तो कैसे? अब ये क्या होता है फाइकोमाइसिटीज में, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज तो इसमें क्या क्या स्टेप आए? इसमें आया, देखो प्लाज्मोगेमी, गेमी, कैरियोगेमी और फिर क्या हुआ, फिर आई मियोसिस। ठीक है, तो ये मतलब इसमें 3 स्टेप हुए आपका। 1 प्लाज्मोगेमी, सेकेंड कैरियोगेमी एंड थर्ड इज मियोसिस। तो ये फाइकोमाइसिटीज के जितने भी सदस्य होंगे इनमें आपको ये स्टेज देखने को मिलेगी, लेकिन सेक्सुअल reproduction events in ascomycetes and basidiomycetes। बेसिडियोमाइसिस यहाँ क्या होने जा रहा है? नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, ये फर्स्ट इवेंट। फिर इसमें एक और इवेंट आएगी, क्या? डाइकैरियन फेज। यहाँ होगा N+N अवस्था। ठीक है, ये इसके बाद क्या होने का, उसके बाद की जो इवेंट होगी वो है कैरियोगेमी। क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहा है और फिर होगी मियोसिस। ठीक है, अब आप भली भांति समझ सकते हो कि इसमें जो इवेंट हो रही हैं वो आपकी हैं 1 फर्स्ट, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यही सीक्वेंस होगा। कहा जाता है आफ्टर प्लाज्मोगेमी nucleus are not immediately fused with each other, they convert in secondary mycelium and their karyogamy and meiosis process occurs in their fruiting body. Like basidiomycetes represent
कैरियोगेमी एंड meiosis in their fruiting body, स्पेशली बेसिडोकार, ऐसा एनसीईआरटी ने लिख रखा, ठीक है। ऐसे तो ये डाइकैरियन फेज आती है, और यहाँ प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी के बाद में जायगोट, और जायगोट के बाद में मियोसिस होती है ना। तो ये इवेंट आप याद रखना। इज़ दैट क्लियर? ऐसे बात। तो आगे चल के हम इनमें स्टडी करने जा रहे हैं फाइकोमाइसिटीज में क्या क्या होगा, कैसे होगा, और फिर हम एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में बात करें। ओके, थैंक यू।